चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। सुनिए बेटा, एग्जाम्पल है ए बल्ब इज रेटेड एज 100 watt 100 volts। फेयर ना? What capacitance should be applied in series to the bulb so that it provides rated power with AC source 200 volt 50 हर्ट्ज। मैंने जानबूझ के लैंग्वेज वाला सवाल लिखा कि इसी बहाने में आपको हल्का फुल्का लैंग्वेज को किस तरह से रीड करना है ये भी सिखा दूं। सुनिए, ए बल्ब इज रेटेड एज 100 वाट 100 वोल्ट। इस बात का यह अर्थ हुआ, पहली बात तो आप बल्ब को एक रेजिस्टेंस मान सकते हो। इस बात का यह अर्थ हुआ कि अगर मैं इस बल्ब के अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखूं, अगर रखूं, तो इसका जो पावर आएगा वो 100 वाट आएगा। इससे हम चाहें तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि पावर इज इक्वल्स टू V²/R। पावर इज 100 वाट, दिस इज ऑल्सो 100, सो रेजिस्टेंस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 100 ओम। अगर आपने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो पावर 100 वाट आ रही है, तो पक्की बात है कि बल्ब का रेजिस्टेंस 100 ओम होना चाहिए। यही नहीं, बल्ब में से कितना करंट गुजर रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ऑफ कोर्स जो करंट है वो तो 1 एम्पीयर, करंट तो 1 एम्पीयर। ठीक है। व्हाट कैपेसिटेंस शुड बी अप्लाइड इन सीरीज टू द बल्ब। ये बल्ब है, इसके साथ में कितने कैपेसिटेंस को, मतलब कितने कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को सीरीज में लगाऊं कि ये रेटेड पावर दे। रेटेड पावर मतलब जितना पावर इस पर लिखा हुआ था उतना पावर दे। और हमने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट के साथ एक एसी सोर्स लगा रखा है, ऐसा एसी सोर्स लगा रखा है, ऐसा एसी सोर्स जिसका ईएमएफ दे रखा है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। अब मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, और वो ये है कि अगर 200 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इस एसी सोर्स की आरएमएस वैल्यू है, कि वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है। अगर किसी वैल्यू के साथ एसी सोर्स या एसी करंट में वैल्यू के साथ ये नहीं बता रखा कि वो मैक्सिमम वैल्यू है या एवरेज है या आरएमएस है, तो समझ जाना कि पक्की बात है कि वो वैल्यू आरएमएस है। बार बार नहीं बोलेंगे कि एसी सोर्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज 200 वोल्ट। अगर सिर्फ 200 वोल्ट लिख दिया, इसका मतलब तय बात है कि पक्की बात है कि ये वाला जो वोल्टेज होगा ये आरएमएस होगा। मैक्सिमम तो पक्की बात है कि 200 का √2 होगा। इसी तरह से मान लीजिए किसी सर्किट में बोल दे जाए कि करंट जा रहा है 5 एम्पियर, एसी करंट है 5 एम्पियर, तो समझ जाना कि ये जो 5 एम्पियर है ये IRMS है। तो अगर until and unless stated, we will always consider the values to be the effective values. When I say effective value, I mean that RMS values. अब ये जो रेजिस्टेंस 100 ओम का है, इसको जैसे मैंने 200 वोल्ट के साथ लगाया, ऐसा एसी सोर्स जिसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो ये
उतनी ही रेटेड पावर दे रहा है जितनी रेट पावर उस पर लिखी हुई थी। लेकिन रेटेड पावर 100 वाट देने के लिए ये 100 ओम का जो आपका क्या नाम है जो बल्ब है उसमें से करंट गुजरना चाहिए। अरे भाई कितना करंट गुजरना चाहिए? तो आप बोलोगे सर हम देख चुके हैं कि इस बल्ब से जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है इसमें से रेटेड पावर 100 वाट निकालने के लिए इसमें से करंट गुजरना चाहिए। और कितना करंट गुजरना चाहिए? 1 एम्पियर। इसका मतलब इसमें से 1 एम्पियर करंट गुजरना चाहिए। 1 एम्पियर अगर करंट गुजरना चाहिए, अब ये 1 एम्पियर कौन सा है? तय बात है कि ये आरएमएस है। इसका मतलब हमारे सिस्टम का जो आरएमएस करंट है वो 1 एम्पियर होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू, एज वी नो इट वेरी वेल, कि अपने पास ये आरसी सर्किट है। करंट आरएमएस इज वी आरएमएस अपॉन जेड। वी आरएमएस मेरे पास 200 वोल्ट पहले से है, तो मेरे पास जेड की वैल्यू आ गई है। सो जेड शुड बी इक्वल टू 200 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सो ऑब्वियसली दैट कम्स आउट टू बी 200 ohms। ये इंपिडेंस आ गया। दिस Z शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर की वैल्यू 100 है प्लस एक्सएल का स्क्वायर। जो हमारा एक्सएल है वो आ गया है सॉल्व करने पर 100√3 ohms। अगर किसी ने, सॉरी बेटा, एक्सी कैपेसिटर है, एक्सी हमारा एक्सी आ गया 100√3 ओम। अगर हमसे सवाल में ये पूछा होता बताओ कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है, हमारा जवाब होता कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 100√3 ohms। लेकिन हमसे ये भी नहीं पूछा, तो आप कहोगे सर क्या पूछा है? बट हमसे कैपेसिटेंस पूछा है इस कैपेसिटर का, तो इट शुड बी इक्वल टू 1/ωc। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2πf, f इज 50 × c। तो मेरे पास आ गया 1/100c, सॉरी 100 πc शुड बी इक्वल टू 100√3। कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, दैट इज 1/10⁻⁴√3 पाई फैरेड। ठीक है बच्चों, मैं इसे भी लिख सकता हूं, दैट इज 100/√3 पाई माइक्रोफैरेड। बड़ा माइक्रो के लिए मैंने 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दिया इसको, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इतने फैरेड लिखो या इतने माइक्रोफैरेड लिखो, एक ही बात है। तो इतना कैपेसिटेंस अगर आप साथ में सीरीज में लगाओगे तो इस XC की वैल्यू 100√3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 100 ओम पहले से है। कुल मिलाकर हमारा जो Z है वो 200 ओम हो जाएगा। और जैसे ही Z 200 ओम होगा, IRMS जो है वो 1 एम्पियर आएगा, और 1 एम्पियर करंट आएगा, तभी तो हमारा जो बल्ब है वो बड़े आराम से कितना पावर दे पाएगा? 100 वाट, जो कि रेटेड था, जो कि उस पर लिखा हुआ था, वही तो हमें चाहिए भी था। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं। चलिए बेटा, इस तरह के सवाल हम बार बार बड़ा देख सकते हैं। आपकी शीट में, HCV में, हर जगह इस तरह के सवाल आपको दिख जाएंगे। इस तरह के सवाल को कैसे करना है आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। नेक्स्ट, इज LR सर्किट। इसका मतलब हमारे पास सिस्टम में इस बार इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। बाकी खैर सोर्स तो है ही, लेकिन सोर्स के अलावा इंडक्टर और रेजिस्टेंस है। सिस्टम इज लाइक दिस कि आपके पास ये एक रेजिस्टेंस, ये एक इंडक्टर। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R, इंडक्टर का इंडक्टेंस L। इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने एक AC सोर्स के साथ ऐसे लगा रखा है। अब बेटा उसकी पूरी थ्योरी डेवलप करते हैं कि किस टाइम पर क्या होगा, कैसा होगा, सारा अरेंजमेंट हम एक बार के लिए देखते हैं। चलिए, जो हमारा AC सोर्स है इसका वोल्टेज इज लेट से V इज इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t। किसी टाइम पर मान लेते हैं करंट यूं जा रहा है
यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं उसे VR लिख रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं उसे VL लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ KVL लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ V बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ VR घटेगा, यहाँ से यहाँ तक VL घटेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. सो V शुड बी इक्वल टू VR प्लस VL. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग तो इसको फेजर से सॉल्व करते हैं. चलिए करते हैं. फेजर में सबसे पहले बेस बनाइए. बेस किसको बनाएंगे? बेस उसे बनाएंगे जो कॉमन होगा. आप जानते हो कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में सीरीज में है, जो करंट यहाँ से वही करंट यहाँ से वही करंट यहाँ से, जो कॉमन हो उसे बेस बनाओ. कॉमन है करंट, तो मैंने करंट को बेस बनाया. ये करंट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के फेज में होता है. मतलब जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस. तो आप कह सकते हो कि जिस तरफ करंट है उसी तरफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू है IR. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर. बेटा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, मैं याद करवाता हूं. मैंने आपको ये चीज़ याद करवाई थी, लिखाई भी थी कि इंडक्टर में जो करंट होगा वो पीछे होगा और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आगे होगा. लिखना चाहो तो पन्ने पलट सकते हो, आपको दिख जाएगा. मैंने लिखाया आपको कि करंट विल लैग एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अहेड इन इंडक्टर. तो इंडक्टर में हमारा तो करंट होगा वो पीछे रह जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर आगे होगा. तो करंट तो ऐसे है, तो पक्की बात है कि हमारा इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आगे है. मैंने लिखाया क्या था कि करंट पीछे होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर आगे होगा. तो आगे होगा तो इतना आगे होगा. कितना आगे होगा? लिखा रखा है π/2. सो ऑब्वियस बात है कि VL विल बी लाइक दिस. Potential difference across inductor will be like this. Its value will be I into XL. सर मुझे नेट वोल्टेज निकालना हो तो दोनों को जोड़ दो और बिल्कुल वैसे जोड़ो जैसे किसी वेक्टर को आप जोड़ते हो. इन दोनों का जो समेशन आएगा वो हमें नेट पोटेंशियल प्रोवाइड कराएगा. सो दिस इज योर नेट पोटेंशियल एंड इट विल बी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. तो I बाहर आ गया, ब्रैकेट में आ गया रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. फेयर इनफ. वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू समथिंग. ऑब्वियस बात है कि दिस समथिंग विल बी हैविंग द यूनिट ऑफ ओम, सो इट मस्ट बी समथिंग लाइक रेजिस्टेंस. इन दिस केस वी से इट इज इंपिडेंस. तो हमारा जो इंपिडेंस है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू आ गई है, दैट इज अंडर रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. दिस इज अवर इंपिडेंस. कैपेसिटिव सर्किट जो था, जो हमारा RC सर्किट था, उसमें XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर था. यहाँ पर XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर है. लगभग सेम ही लग रहा है. मैं इसे और बेटर तरीके से लिख सकता हूँ कि दैट इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. दैट इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा कैन रिटन एज 2πf प्लस R. दिस इज अवर इंपिडेंस. फेयर इनफ. जो हमारा RC सर्किट था उसमें और इसमें एक बेसिक डिफरेंस है, और हो सकता है कि मेरे बच्चों ने उस बेसिक डिफरेंस को सोच भी लिया. वहां पर याद करो कि आपका करंट आगे था और नेट वोल्टेज पीछे था. यहां पर करंट पीछे और नेट वोल्टेज आगे है. ठीक है. मैं आपको बेटा ये वाला फेज डिफरेंस भी पूछ सकता हूं. बताना जरा. वोल्टेज आगे है, करंट पीछे, लेकिन आखिर करंट पीछे कितना है? तो आप कहोगे सर बहुत आसान, tan थीटा is perpendicular upon base. Perpendicular is of course I into XL, base is I into R, so that is I into XL upon I into R, so that is XL upon R.
चाहो तो आप इसका कॉस थीटा भी लिख सकते हो। कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज वी आर, hypotenuse is of course the net voltage, the given voltage. VR can be written as I into R and net voltage can be written as I into ये Z. So हमारे पास आगे that is R by Z. Cos थीटा तो हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है because we know this term as power factor. It is very useful for us. This is our power factor. ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Fair enough. यहां से मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी, आप कह सकते हो कि मैक्सिमम करंट आप चाहो तो आई नॉट से रिप्रेजेंट कर दो, दैट विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन जेड। जेड की बेटा वैल्यू जरूर इस बार रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर है। अगर आपको आई आर एम एस चाहिए तो दैट इज ऑब्वियसली मैक्सिमम करंट अपॉन रूट टू, दैट इज वी नॉट अपॉन रूट टू जेड। V naught upon root 2 is also your VRMS. ठीक है बच्चों, ठीक है। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज और लिख रहा हूं, इन इंडक्टिव सर्किट current will lag, current will lag voltage। current will lag voltage मतलब करंट पीछे रहेगा और वोल्टेज आगे रहेगा, करंट थोड़ा सा पीछे रहेगा। हमारा जो कैपेसिटिव सर्किट था उसमें वोल्टेज से करंट आगे था, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। आप चाहो तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। करंट एट एनी टाइम विल बी maximum value of current, but what is the maximum value of current? Maximum value of current is maximum voltage upon Z into sin omega t। आप बोलोगे नहीं सर, sin omega t तो हमारा जो वोल्टेज हमने लगा रखा था वो है, जो नेट वोल्टेज लगा रखा था वो ये रहा। हमारा करंट तो उससे पीछे है, कितना पीछे है, थीटा पीछे है, तो माइनस थीटा। थीटा कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी, इसको दो स्टाइल से लिख सकते हो। किसी भी टाइम पर करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। फेज वेज भी कोई चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम फेज में होते हैं, तो सीधा ही लिख सकते हो आप। तो आप इसे लिख सकते हो कि इट इज बेसिकली वी नॉट अपॉन जेड इंटू आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। इसको एक स्टाइल से और लिख सकते हो, कैसे कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू इंटू आर। करंट की मैक्सिमम वैल्यू तो वी नॉट अपॉन जेड थी, इंटू आर इंटू साइन ओमेगा टी। नहीं, ओमेगा टी तो किसका फेज था, जो आपने वोल्टेज लगा रखा है उसका फेज है। हमारा जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो थोड़ा सा पीछे है, तो माइनस थीटा। तो जैसे सोचना चाहो वैसे सोच सकते हो। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगा कि पहले इंडक्टर का मैक्सिमम वोल्टेज लिख दो। इंडक्टर का मैक्सिमम वोल्टेज होगा मैक्सिमम करंट इंटू एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी। नहीं, साइन ओमेगा टी तो किसका फेज है, जो वोल्टेज लगा रखा है उसका फेज है। इंडक्टर जो है वो तो उससे थोड़ा सा आगे है। कितना आगे है, ये वाला एंगल है, दिस इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप कह सकते हो प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया था। किसी भी टाइम पर कितना वोल्टेज होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हम बड़े आराम से इस तरह से लिख सकते हैं। आगे चलें। इस बात पर हम बढ़िया सा सवाल करते हैं बच्चों।
अगेन सवाल करने के लिए ये मत सोचना कि सर ने जो फॉर्मूले बताए हैं वो सारे के सारे हमें याद होने चाहिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम कर लेंगे फिर भी। सुनिएगा, सवाल इस तरह से, आपके पास ये एक रेजिस्टेंस, ये इसके साथ एक इंडक्टर, ये हमने एक एसी सोर्स लगा रखा है। इस एसी सोर्स का वोल्टेज वेरी कर रहा है लाइक दिस 200 साइन 100 पाई टी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है 16 ओम, ये रेजिस्टेंस मुझे गिवन है 16 ओम, और इसका मुझे सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, इसका मुझे सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है 0.12 अपॉन पाई हेनरी। इसका सेल्फ इंडक्टेंस मुझे गिवन है 0.12 अपॉन पाई हेनरी। ठीक है, छोटे छोटे सवाल है, जैसे कहो ना वैसे करना है, उसी सीक्वेंस में करना, आराम आराम से करो। पहला मतलब फाइंड लिख रहा हूं, अब पहला फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, फाइंड इम्पिडेंस Z, ड्रॉ फेजर। पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर, सर्किट में करंट की मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी उससे पहले आप एवरेज पावर निकाल देना, एवरेज पावर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर की मैक्सिमम वैल्यू, करंट एट एनी टाइम t, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम t, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट एनी टाइम t। ये सारे के सारे काम हम लोगों को करने हैं। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए बेटा, मैं भी कर रहा हूं। सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू एल, ओमेगा तो 100 पाई इंटू एल, एल इज 0.12 अपॉन पाई, पाई से बड़ा पाई कैंसिल, एंड आई थिंक ये आ गया 12 क्या आप बोलोगे सर रिएक्टेंस है तो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस की यूनिट, तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इम्पिडेंस। व्हाट विल बी द इम्पिडेंस? इम्पिडेंस विल बी ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर, सॉरी आर कितना है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आई थिंक ये अपना 20 हो गया। आगे चले, अब हमें फेजर बनाना है, अब हमें फेजर बनाना है, बिल्कुल बनाएंगे। फेजर में सबसे पहले बेस बनाओ। बेस किसे बनाएंगे? बेस बनाएंगे उसे जो कॉमन होगा। कॉमन कौन होगा? पूरे सर्किट के अंदर करंट कॉमन है, पूरे सर्किट में करंट कॉमन है, तो पहले
करंट को बेस बनाइए। चलिए बनाते हैं। कहाँ बनाएं? इसी को बिठा दूं, यही बना देता हूं। चलिए सबसे पहले मैंने बेस बना दिया करंट को। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, जिस तरफ करंट उसी तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये आ गया इस तरफ। VR की वैल्यू आ जाएगी I इंटू आर, आर है 16, तो ये आ गया 16I। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर की वैल्यू होगी I इंटू एक्सएल। बेटा क्या होगी? I इंटू एक्सएल। एक्सएल कितना है? 12। एक्सएल कितना है? 12। तो और हम जानते हैं कि इंडक्टर में करंट पीछे होता है और वोल्टेज आगे होता है, तो आप कह सकते हो कि VL आएगा ऐसे, और VL की वैल्यू होगी I इंटू एक्सएल, दैट इज 12 इंटू I। नेट वोल्टेज विल बी VR प्लस VL, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका नेट वोल्टेज आ जाएगा। नेट वोल्टेज विल बी लाइक दिस, एंड नेट वोल्टेज विल बी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 20I। This 20 is of course your Z. Next, what is power factor angle? Power factor angle is of course the phase difference between voltage and current. Current is behind voltage. I just have to find how much angle behind the current is. आखिर करंट वोल्टेज से कितनी पीछे है, ये एंगल थीटा ही हमारा पावर फैक्टर एंगल है। आप कह सकते हो कि tan थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 12I, बेस है 16I। 12/16 दैट इज 3/4, सो थीटा कम्स आउट टू बी 37 डिग्री। व्हाट इज द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इज ऑफ कोर्स cos थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू cos 37। यहां से भी कह सकते हो कि cos थीटा इज ऑब्वियसली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज VR, hypotenuse is V, VR is obviously 16 into I, and hypotenuse is 20 into I, तो that comes out to be 4/5। आना ही था, cos 37 है, cos 37 तो 4/5 ही होता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। What is the maximum value of current? Maximum value of current will be maximum value of voltage डिवाइड बाई Z। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? Z हम निकाल चुके हैं, दैट इज 20 ओम। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज ऑफ कोर्स 10 एम्पियर। अगर किसी ने मुझसे IRMS पूछा होता तो मैं लिखता कि दैट इज 10/√2। व्हाट इज द एवरेज पावर? एवरेज पावर इज ऑब्वियसली IRMS इंटू VRMS into cos theta. Cos theta is of course R/Z। सारी वैल्यूज आपको पता है, रख सकते हो। IRMS हमारे पास है 10/√2, VRMS है ऑफ कोर्स 200/√2 into R/Z। R is 16, Z is 20। ये बेटा √2 एक 2 से गया, 20 से ये 5 गया, दिस इज 800 वाट। दिस इज 800 वाट। What is the potential difference across resistance की maximum value? That will be of course maximum value of current into R. The maximum value of current is 10 ampere. R is obviously सवाल में given होगा 60. That is 160. Ampere into ohm is obviously volts. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर की मैक्सिमम वैल्यू, किसी टाइम पर नहीं, फेज वेज की चिंता नहीं कर रही, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। मैक्सिमम करंट दैट इज 10 एम्पियर। इसका फॉर्मूला लिख देता हूं,
दैट इज मैक्सिमम करंट। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो करंट को इंडक्टर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। अरे इंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं होता, इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है, तो मल्टीप्लाई विथ एक्सएल। इसमें आर से मल्टीप्लाई, इसमें एक्सएल से मल्टीप्लाई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज 10 एम्पियर एंड एक्सएल इज, ये 12 आया था ना, 12, दैट इज 120 वोल्ट्स। ये आरएमएस की वैल्यू, सॉरी ये आपकी मैक्सिमम की वैल्यू है। आरएमएस अगर पूछेंगे तो डिवाइड बाय रूट 2, डिवाइड बाय रूट 2। व्हाट इज करंट एट एनी टाइम टी? किसी भी टाइम पर करंट होगा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू साइन ऑफ 100 पाई टी। नहीं बेटा, साइन ऑफ 100 पाई टी तो किसका फेज है? जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका फेज है। हमारा जो करंट है वो वोल्टेज की तरफ नहीं है, वह वोल्टेज के साथ किसी न किसी एंगल पे है। कितने एंगल पे है? तो आपको सर उससे 37 डिग्री पीछे है। 37 डिग्री पीछे है तो ऑफ कोर्स -37 डिग्री। व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी? तो आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है 160 वोल्ट। साइन ऑफ 100 पाई टी, नहीं ये गलत हो गया। साइन 100 पाई टी तो किसका फेज है? अप्लाइड वोल्टेज का है। अप्लाइड वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में नहीं है, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो तो अप्लाइड वोल्टेज से 37 डिग्री पीछे है, तो -37 डिग्री। हाँ, करंट और वी आर दोनों सेम फेज में होने चाहिए थे, हैं भी। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल चुके हैं 120 वोल्ट्स साइन ऑफ 100 पाई टी। साइन ऑफ 100 पाई टी इज द वोल्टेज अप्लाइड, इज द अप्लाइड वोल्टेज फेज। हमारा जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो आप देख रहे हो कि अप्लाइड से आगे है। कितना आगे है? अगर ये वाला एंगल 37 है तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल आपका 53 डिग्री है। तो इंडक्टर जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इससे 53 डिग्री आगे है, तो आप लिख देना प्लस 53 डिग्री। ये आ गया आपका प्लस 53 डिग्री। समझ गए बेटा इस बात को? आगे चलिए। अगर मैं ये कहूं कि मैं इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर कुछ आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहा हूं, अमीटर वोल्ट मीटर लगा रहा हूं, और ये अमीटर वोल्ट मीटर जो है ये डीसी वाले नहीं है, एसी वाले हैं। डीसी वाले तो किसी इंस्टेंट पर बेटा मेजर करते हैं, लेकिन जो एसी अमीटर, एसी वोल्ट मीटर होंगे वो हमेशा आरएमएस वैल्यूज को मेजर करेंगे। वो आरएमएस वैल्यूज को मेजर करेंगे और आरएमएस को मेजर करने के लिए हम एसी अमीटर, एसी वोल्ट मीटर लगाएंगे। मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक एसी अमीटर लगाया आइडियल, यहां पर एक एसी वोल्ट मीटर लगाया V1, ये भी आइडियल, और यहां पर एक एसी वोल्ट मीटर एक और लगाया V2, ये भी आइडियल। और रीडिंग्स ऑफ आइडियल अमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स। पहले अमीटर की रीडिंग बताऊं। अगर आपको अमीटर की रीडिंग बतानी है तो इसका मतलब हमसे इस सर्किट के अंदर करंट पूछा जा रहा है। करंट हमने देखा था कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर आई थी। ये मैक्सिमम थोड़ी मेजर करता है, ये मेजर करता है उसकी आरएमएस वैल्यू। तो 10/√2 एम्पियर ये रीडिंग, या बेटा 5√2 एम्पियर। ये V1 की रीडिंग क्या होगी? V1 की रीडिंग मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रीडिंग क्या आएगी? तो आप बोलो सर मैक्सिमम वैल्यू तो 160 आई थी, लेकिन ये 160/√2, चाहो तो इसको 80√2 वोल्ट्स पे लिख सकते हैं। जो हमारा इंडक्टर है उसके अक्रॉस अगर हमने कोई मीटर, उसके अक्रॉस अगर हमने कोई वोल्ट मीटर लगाया तो उसकी रीडिंग क्या होगी? तो ऑफ कोर्स इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो 120 वोल्ट्स थी, तो इसकी वैल्यू होगी ऑफ कोर्स 60√2। तो जो भी आपने वोल्ट मीटर अमीटर लगा रखे सबके
हम बड़े आराम से रीडिंग्स इस तरह से लिख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा टास्क ये नहीं है, छोटा सा टास्क। बेटा ये तो छोटा सा टास्क था। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, एक सवाल करते हैं। सवाल से पहले मैं एक छोटा सा टर्म बता रहा हूं, चॉक कॉइल। ये बार बार बेटा आपकी शीट में, HCV में जगह जगह आपको दिखेगी, तो मैं अभी से नाम बोल रहा हूं, चॉक कॉइल। चॉक कॉइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा तार है जिसने खूब सारे ऐसे लूप्स बना रखे, बस ऐसा कोई तार जिसने खूब सारे इस तरह के सर्कुलर लूप्स बना रखे हो, आप उसे चॉक कॉइल कह सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज ए वायर हैविंग मैनी लूप्स। अब जब वायर के पास बेटा बहुत सारे लूप्स होंगे तो ऑब्वियस बात है कि है ना, उसके पास कुछ ना कुछ खुद का इंडक्टेंस होगा। तो आपके पास ये जो भी लूप होगा बेटा, इसके पास कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि चॉक कॉइल जो है ये अपने आप में एक इंडक्टर है। ये अपने आप में एक इंडक्टर है जिसका कोई ना कोई सेल्फ इंडक्टेंस है। जो आइडियल चॉक कॉइल होगी उसके पास रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो वैसे अगर सही कहूँ तो बड़ा वायर है तो ऑब्वियस बात है कि इसके पास इंडक्टेंस भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। लेकिन जब तक आपको सवाल में स्पेसिफिकली ना बोला जाए कि इसके पास रेजिस्टेंस है और इतना है, तब तक आप हमेशा ही इसको आइडियल चॉक कॉइल या फिर आइडियल इंडक्टर मानोगे और सिर्फ इंडक्टेंस ही दिखाओगे, रेजिस्टेंस नहीं दिखाओगे। तो सिंपल शब्द में कहें तो चॉक कॉइल जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक इंडक्टर है। तो अलग अलग सवालों में कहीं ना कहीं अगर आपको चॉक कॉइल दिख जाए तो यूं नहीं कि सवाल छोड़ दें, इट मीन्स दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो कि नॉन आइडियल इंडक्टर हुआ या फिर नॉन आइडियल चॉक कॉइल, तो समझ जाना कि उसमें इंडक्टेंस के साथ कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी है, उससे भी हम हैंडल कर ही लेंगे, है ना, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। चलिए बच्चों, सुनिए, हमारे पास एक बल्ब है, इट इज रेटेड एज 100 वोल्ट, 200 वाट। रेटेड मतलब ये इस पर लिखा हुआ है, ये इस बल्ब पे रेटेड है लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो बल्ब है, बड़ा बल्ब को मैं रेजिस्टेंस से दिखा रहा हूं। ये जो बल्ब है इसको मैंने एक इंडक्टर के साथ या फिर चॉक कॉइल के साथ एक एसी सोर्स के साथ लगा दिया मैंने। एक ऐसा एसी सोर्स जो 100 वोल्ट नहीं दे रहा बल्कि 100 वोल्ट से ज्यादा दे रहा है। इस एसी सोर्स के साथ लिखा हुआ है कि इट इज 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इसके साथ लिखा हुआ है 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। अगर ये चॉक कॉइल ना होती ना तो ऑब्वियस बात है कि इस बल्ब में से करंट ज़्यादा आता और ये जो रेटेड पावर है ना इससे भी ज़्यादा पावर आता, क्योंकि ये वाला पावर तो 100 वोल्ट पे है। 200 वोल्ट अगर लगाओगे तो करंट ज़्यादा आएगा और करंट अगर ज़्यादा आएगा तो बल्ब का पावर भी ज़्यादा आएगा और हो सकता है कि ऐसे केस में आपका बल्ब फ्यूज़ भी हो जाए। मैंने आपको पहले भी लिखा रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि बल्ब फ्यूज़ तब होता है जब उसमें से परमिसिबल करंट से ज़्यादा करंट चला जाए। जब उसमें रेटेड पावर से ज़्यादा पावर भेजने की कोशिश करो तब जाके हमारा बल्ब फ्यूज़ होता है।
ठीक है बच्चों, तो मैंने इस बार सवाल लैंग्वेज में नहीं लिखा है, मैंने इस तरह से डायग्राम बना दिया। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ chalk coil so that bulb works at rated power। बल्ब जो है उस पर जितनी पावर लिखी हुई है वह एग्जैक्टली उतनी पावर निकाल पाए, इसके लिए इस चॉक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमारा जो बल्ब है उसको हम इस तरह से रेजिस्टेंस मान रहे हैं, और जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट होता है तब इसका जो पावर है वो आपका 200 वाट होता है। इससे हम चाहें तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम कह सकते हैं कि बल्ब अगर रेजिस्टेंस है तो पावर इज ऑफ कोर्स V²/R। पावर इज 200, वोल्टेज इज 100, हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई है। दैट इज 50 ओम। इसका मतलब हमारे बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है। बल्ब का रेजिस्टेंस 50 ओम है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पक्की बात है कि इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो आपका 2 एम्पियर होना चाहिए। 2 एम्पियर करंट गुजरेगा तब जाके ये 200 वाट का पावर डिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस बल्ब को एक एसी सोर्स के साथ लगा दिया जिसका वोल्टेज 200 वोल्ट है। मेरे बच्चे जानते हैं कि लैंग्वेज में सिर्फ 200 वोल्ट लिखा हो तो पक्की बात है कि ये वाली जो वैल्यू है ये आरएमएस है। ये वाली वैल्यू आपकी आरएमएस है, पता ही बेटा वैल्यू आपको। ठीक है, ये वाली वैल्यू आरएमएस है। अगर हम चाहते हैं कि ये बल्ब उतना ही पावर दे, उतना ही पावर डिसिपेट करे जितना पावर इस पर लिखा हुआ है, तो पक्की बात है कि इस तार में से करंट गुजरना चाहिए। कितना करंट गुजरना चाहिए? 2 एम्पियर। सो द करंट शुड बी 2 एम्पियर। ये करंट है कौन सा हम जानते हैं। दिस करंट इज ऑफ कोर्स आवर IRMS। वोल्टेज 200 है, करंट 2 एम्पियर है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे सर्किट का, इस LR सर्किट का Z जो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली VRMS अपॉन IRMS। VRMS is 200 volt and IRMS is 2 ampere, so it should be 100 ohms। 100 ओम हमारा Z होना चाहिए, लेकिन हमारा जो बल्ब था उसका Z तो सिर्फ 50 है, तो बाकी का कंट्रीब्यूशन किसका होगा? चॉक कॉइल का होगा। आप कहोगे कि सर इस LR सर्किट में Z की वैल्यू अगर मेरे पास 100 ओम है तो इट शुड बी इक्वल टू R² प्लस XL का होल स्क्वायर। मेरे पास इससे XL की वैल्यू आ गई है 50√3 ओम। अगर मुझसे सिर्फ ये पूछा होता कि बताओ हमारे इस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता, तो 50√3 आंसर आता। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे तो इस इंडक्टर का L पूछा है, तो आप कहोगे सर XL शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू L। XL इज 50√3 ओमेगा। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा इज 2πf इंटू L। तो L की वैल्यू आ गई है 50√3 अपॉन 100π, √3 अपॉन 2π हेनरी।
√3/2π है। तो जो आप सेल्फ इंडक्टेंस यूज़ करोगे वो √3/2π यूज़ करना, क्योंकि जैसे ही आप ये L √3/2π यूज़ करोगे वैसे ही इस XL की जो वैल्यू है वो 50√3 हो जाएगी। जैसे ही XL की वैल्यू 50√3 हो जाएगी वैसे ही बेटा आपके Z की वैल्यू 100 हो जाएगी। Z की वैल्यू 100 हो जाएगी तो इस 200 वोल्ट से 2 एम्पेयर का करंट खींच लेंगे, और आपको तो 2 एम्पेयर का ही करंट तो चाहिए। आपको 2 एम्पेयर से ज़्यादा करंट तो चाहिए भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पेयर तक का ही करंट चाहिए था, आपका बड़े आराम से काम बन जाए। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। जो लास्ट सवाल की लैंग्वेज थी बेटा, उस पर है ना सवाल आपको हर जगह दिख जाएगा, शीट में, HCU में, और भी कोई स्टैंडर्ड बुक होगी तो हर जगह बेटा उसका सवाल तो दिख ही जाएगा। मैंने भी कराई दिया है और सारा का सारा सवाल बेटा बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे अपन ने किए, उसमें कोई अलग से आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 6th LC सर्किट। बड़ा नेक्स्ट इज LC सर्किट। सुनिएगा, आपके पास सिर्फ इंडक्टर है और कैपेसिटर है, सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ऑफ कोर्स AC सोर्स तो है ही। जो वोल्टेज है दैट इज V इज इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा टी। मान लीजिए करंट यू गया, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैंने उसको VL लिख दिया है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैंने VC लिख दिया है। ठीक है, यहां से यहां बेटा KVL लगाइए। KVL इज वेरी सिंपल। यहां से यहां V चेंज हुआ, यहां से यहां VL चेंज हुआ, और यहां से यहां VC चेंज हुआ। तो नेट वोल्टेज विल बी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करेंगे? फेजर से करेंगे। चलो बनाते हैं। सबसे पहले बेस बनाओ। बेस उसे बनाओ जो कॉमन है। सोर्स में करंट, इंडक्टर में करंट और कैपेसिटर में से गुजरने वाला करंट, सारे के सारे करंट तो सेम है। करंट सेम है तो करंट को बेस बनाओ। चलिए, VL बड़ा पता नहीं आपको याद है या नहीं है। इंडक्टर में हमारा जो करंट था वो लैग करता था वोल्टेज से लैग करता था, वोल्टेज से पीछे रहता था। तो करंट तो ऐसे है तो पक्की बात है वोल्टेज आगे है, तभी तो करंट उससे लैग कर रहा है, तभी तो करंट उससे पीछे है। तो आप कह सकते हो कि जो VL आएगा वो ऐसे आएगा, एंड VL विल बी ऑफ कोर्स I इंटू XL। बेटा ये L है। सर VC याद कर, अच्छा बेटा ये फेज डिफरेंस आपको पहले से याद ही है, ये एंगल कितना था 90। बार बार मैं इसको बोलना भूल जाता हूँ, आपको याद ही होगा कि करंट और वोल्टेज में इंडक्टिव सर्किट में तुम्हें सिखा रखा है कि 90 का फेज डिफरेंस रहेगा। आगे चल बेटा, VC कैपेसिटर के अंदर याद कीजिए करंट जो था वो वोल्टेज से आगे था। करंट जो था वो वोल्टेज से आगे था तो वोल्टेज इसका मतलब पीछे है। कितना पीछे है? 90 डिग्री। तो आपका VC आएगा ऐसे, और इस VC की जो वैल्यू होगी दैट विल बी I इंटू XC, दैट इज I इंटू XC। नेट वोल्टेज अगर निकालना है तो इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करना है? वेक्टर की तरह।
इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि एक्सएल बड़ा है या एक्ससी बड़ा है। चलो दोनों केस लेता हूं। पहले केस 1। केस 1 में मैंने कह दिया कि एक्सएल की जो वैल्यू है वो एक्ससी से बड़ी है, मतलब ओमेगा एल की जो वैल्यू है 1/ओमेगा सी से बड़ी है, मतलब ओमेगा की जो वैल्यू है वो 1/√LC से बड़ी है। ऐसे केस में ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, एक वेक्टर ऊपर और एक वेक्टर नीचे। तो आप कह सकते हो कि आपका करंट ऐसे, नेट वोल्टेज आएगा ऊपर की तरफ, बड़ा देखना, ऊपर की तरफ 5 न्यूटन हो, नीचे की तरफ 3 न्यूटन हो, तो नेट आता है ऊपर की तरफ 2 न्यूटन। उसी तरह से ऊपर की तरफ नेट वोल्टेज आ गया I इंटू XL माइनस XC, ये आ गया हमारा नेट वोल्टेज, इन दोनों का समेशन, वेक्टर समेशन। वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू समथिंग, दिस समथिंग मस्ट बी योर Z। हमारे पास Z की वैल्यू आ गई, बेटा क्या वैल्यू आ गई, XL माइनस XC। अरे नेट वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस भी आ गया है। आपका जो करंट है वो नेट वोल्टेज से पीछे है, I इज लैगिंग, वोल्टेज बाई फेज π/2। इस तरह का सर्किट जिसमें करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है, याद करो ऐसा इंडक्टिव सर्किट में हुआ करता था। तो इस तरह के सर्किट को जिसमें एक्सएल की वैल्यू एक्स से बड़ी है, इसको हम नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं बेटा, इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में आपका जो करंट होगा वो वोल्टेज से लैग करेगा, वोल्टेज से पीछे होगा। अगर आपका ये करंट और वोल्टेज के बीच का अगर फेज डिफरेंस π/2 आ गया है, तो मैं इस तरह के सवाल में अगर आपसे पूछ लूँ कि पावर फैक्टर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर पावर फैक्टर इज cos थीटा, दैट इज cos π/2, दैट कम्स आउट टू बी 0। और पावर फैक्टर अगर 0 आ गया तो आप ये भी जानते हो कि आपका पूरे के पूरे साइकिल में जो एवरेज पावर आएगी वो भी 0 आएगी। एवरेज पावर 0 तो आपने सोच भी लिया होगा कि इस बार सर रेजिस्टेंस तो है नहीं, ये जो कैपेसिटर है आधे रास्ते तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा, बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी दे देगा। ये जो इंडक्टर है ये आधे रास्ते मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा, फिर मैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा देगा। तो ऐसे कर कर आके जो नेट पावर है वो तो आपका 0 आएगा। रेजिस्टेंस तो है नहीं कि सिस्टम में से किसी पावर को बाहर निकाले। ठीक है बच्चों, ये हमारा इंडक्टिव सर्किट है। इस तरह के इंडक्टिव सर्किट में एक्सएल बड़ा होगा, एक्ससी छोटा होगा, एंड सिचुएशन विल बी लाइक दिस। जेड की वैल्यू इज ऑफ कोर्स एक्सएल माइनस एक्ससी, इतनी सी बात। ठीक है, और कोई खास बात आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा केस और, उसे भी देख लेते हैं। कि हमारा XL छोटा हो और XC बड़ा हो, मतलब ओमेगा L छोटा हो और 1/ओमेगा C बड़ा हो, मतलब ओमेगा की जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1/√LC। फेयर एनफ। इस केस में फेजर कैसा बनेगा, करंट तो ठीक है बेटा, इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड करना है। इस बार आपका VC बड़ा है और VL छोटा है, क्योंकि XC बड़ा है और XL छोटा है। नेट वोल्टेज ऐसे आएगा और नेट वोल्टेज की वैल्यू होगी I इंटू XC माइनस I इंटू XL। दिस इज अवर नेट वोल्टेज। इस बार आपका जो करंट है और जो वोल्टेज है उनके बीच में फिर से फेज डिफरेंस π/2 है, लेकिन इस बार आपका करंट आगे है। पिछली बार आपका करंट पीछे था, इस बार आपका करंट आगे है और आप देख पा रहे हैं कितना आगे है, 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन। सो करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय ए फेज ऑफ π/2। करंट इज
अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाय 2, और जो फेज डिफरेंस है यही हमारा पावर फैक्टर एंगल भी है। ठीक है, इस तरह के सर्किट का एक नाम निकाल सकते हो कि दिस इज अवर कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें आपका करंट आगे हो और वोल्टेज पीछे हो। उस तरह के सर्किट को हम नाम दे सकते हैं, दैट इज अवर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पावर फैक्टर, तो आप फिर से कहोगे कि सर पावर फैक्टर इज ऑफ कोर्स कॉस थीटा, इस केस में कॉस पाई बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 0। और अगर ये 0 तो हमारा एवरेज पावर तो फिर से 0 आना भी चाहिए था, बड़ा कोई सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकालने वाला तो है ही नहीं। हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू समथिंग। ये समथिंग आपका Z है। अब आपके पास Z की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है XC माइनस XL। जब आपका XL बड़ा था तब Z आ गया था XL माइनस XC, अब आ गया है XC माइनस XL। तो आप कह सकते हैं सर अलग अलग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम Z को बड़े आराम से कह सकते हैं मॉड ऑफ XL माइनस XC। Z की जो वैल्यू है उसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि मॉड ऑफ XL माइनस XC। ठीक है बच्चों, ये हमारा जुगाड़ है। रही बात बेटा करंट की, तो आप जानते हो कि करंट इज ऑफ कोर्स, अगर आरएमएस की बात करूं तो दैट इज V RMS अपॉन Z। Z ज़्यादा तो करंट कम, Z कम तो आपका करंट ज़्यादा। ये है हमारा सिंपल LC सर्किट। अब इस पर मैं एक छोटा सा आप लोगों को ग्राफ भी बताता हूँ। ठीक है, अच्छा सा ग्राफ है, हो सकता है कि हमारे आगे भी काम आए। मैं एक बार तो मिटा रहा हूँ, मुझे वापस से Z की वैल्यू लिखनी भी पड़ेगी। अगर कोई हमसे Z वर्सेस ओमेगा कर्व पूछे तो हम कहेंगे कि Z इज बेसिकली ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। यही तो बेसिकली है ना। मोड हम आखिर में लगा देंगे, मोड हम बिल्कुल लास्ट में लगा देंगे, बिल्कुल लास्ट में। ठीक, ये ग्राफ बनाते हैं, अभी बनाते हैं, बिल्कुल ही बनाते हैं। सबसे पहले अगर आपका ओमेगा टेंडिंग टुवर्ड 0 हुआ तो ये वाला टर्म तो 0, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट माइनस है तो ऑफ कोर्स Z विल बी माइनस इनफाइनाइट। सर Z माइनस इनफाइनाइट नहीं हो सकता, वो तो पॉजिटिव होगा। कोई बात नहीं, वो आखिर में लगा देंगे। एक बार आप तो सिर्फ ना बिना मोड के ग्राफ बनाते हैं। तो ओमेगा जब आपका बहुत 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 छोटा था तब आपका Z जो है वो ऐसे माइनस इनफाइनाइट था। ठीक है, मान लो कि आपका जो ओमेगा है वो इनफाइनाइट हो गया, वो इनफाइनाइट हो गया तो 1 अपॉन ओमेगा C तो 0 हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट माइनस 0 इज ऑफ कोर्स इनफाइनाइट, तो आपका Z जो है वो इनफाइनाइट। तो जब ओमेगा बहुत बड़ा होगा तब Z भी आपका बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अगली बात, जैसे जैसे आप ओमेगा को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये वाली टर्म तो लगातार बढ़ेगी। जैसे जैसे ओमेगा को बढ़ाओगे, यहाँ पर ओमेगा नीचे है तो ये वाली टर्म लगातार घटेगी, लेकिन बाहर साइन क्या है माइनस, ये बढ़ेगी ये घटेगी और बीच में है माइनस, तो ऑफ कोर्स Z भी लगातार बढ़ेगा। तो ओमेगा बढ़ने से Z की वैल्यू लगातार बढ़ेगी। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। चाहो तो आप डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो, मैं तो ऐसे काम चला लेता हूँ। ठीक, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर Z वर्सेस ओमेगा ग्राफ कैसा होगा, ऐसा सा अंदाजा लग रहा है, और फॉर्मूले में वैल्यू रख के देख लो। अगर मैंने ओमेगा की वैल्यू
1/√LC रख दी तो आपका Z 0 आ रहा होगा, तब आपका XL और XC बराबर हो जाएगा। जैसे मैं ओमेगा को 1/√CLC रखूंगा तो XL और XC दोनों बराबर हो जाएंगे, और XL और XC बराबर हो गए तो हम जानते हैं कि हमारा Z जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन सर Z तो ये होता है ना, हाँ बेटा ये होता है, गलती हो गई मेरे से, ये वाला ग्राफ नहीं होगा, कोई बात नहीं। मोड लेना है मतलब नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दो, हटाओ सर, दिस इज Z। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर Z वर्सेस ओमेगा ग्राफ कैसा होगा, LC सर्किट के लिए ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये वो ओमेगा है जिसकी वैल्यू 1/√LC से छोटी है, और 1/√LC से छोटी है, इसका हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था बेटा? कैपेसिटिव सर्किट। यहां पर हम जानते हैं कि हमारा XC बड़ा था और XL छोटा था। ये वो ओमेगा है जो 1/√LC से बड़े हैं, इनका हमने नाम दिया था, इस तरह के सर्किट का हमने नाम दिया था इंडक्टिव, और इसमें XL बड़ा था और XC छोटा है। और इस ओमेगा को हम नाम देंगे रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर ओमेगा रेजोनेंस। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे बाद में, आज बड़ा माहौल नहीं है ना, कल अगली क्लास में शायद इसका माहौल बन जाएगा बढ़िया, आज माहौल नहीं बन पा रहा है इसका, ठीक है। आज ऐसे ही ठीक है, नाम आया तो मैंने लिख दिया, बाकी इसका माहौल अपने आप सेट होगा कभी ना कभी, तब देख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। समझ गए इस बात को? अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर सर्किट में कितना RMS करंट होगा, उसका मैं क्या ओमेगा के साथ ग्राफ बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते बेटा, क्यों नहीं बना सकते। हमारा जो LC सर्किट है उसको हमने AC सोर्स से लगा रखा है, अलग अलग ओमेगास के लिए चेक कर रहा हूं कि IRMS की वैल्यू क्या होगी। ओमेगा कम रख के देखा, ज़्यादा करके देखा, बहुत ज़्यादा करके देखा, और बार बार चेक कर रहा हूं कि IRMS कितना आएगा। करना चाहो कर लो बेटा चेक, मैं तो ऐसे ही काम चला रहा हूं। मैं ऐसे कैसे काम चला रहा हूं सुनना, जब ओमेगा बहुत 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 छोटा है तब आपका XC बहुत 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 बड़ा है और आपका Z बहुत बड़ा है। बड़ा Z अगर इनफाइनाइट है तो ऑब्वियस बात है आपका करंट टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, करंट टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। अब जैसे जैसे आप ओमेगा ज्यादा रखोगे ऑब्वियस बात है Z की वैल्यू कम होगी, Z की वैल्यू कम होगी तो पक्की बात है कि IRMS की वैल्यू तो ज्यादा होगी, IRMS की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा। यहां पर ओमेगा की वैल्यू जैसे 1/√LC होगी वैसे तो आपका Z टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा। टेंडिंग टुवर्ड क्या, जीरो हो ही गया। Z अगर जीरो हो गया तो करंट जरूर आपके पास बहुत ज्यादा आ गया है, तो आप कह सकते हो ओमेगा बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा, और ओमेगा बढ़ाते 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 1/√LC के आसपास पहुंचा तो करंट आपका बढ़ते 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 इन्फिनिट हो जाएगा। इसके इधर आऊंगा तो ऑब्वियस बात है कि ओमेगा अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो अब आपका करंट घटना स्टार्ट होगा, क्योंकि ओमेगा अगर बढ़ाओगे तो Z बढ़ेगा, Z बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स Z की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो हमारे IRMS की वैल्यू लगातार घटेगी। तो आप कहोगे कैसे, इसके आगे अगर आपने ओमेगा बढ़ाया तो करंट घटेगा 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 घटेगा। ओमेगा अगर बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ही ज़्यादा कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया, अगर आपने ओमेगा बहुत ज़्यादा कर दिया, ओमेगा अगर इन्फिनिट कर दिया तो आपका XL बहुत बड़ा हो जाएगा, XL बहुत बड़ा हो जाएगा तो Z बहुत बड़ा हो जाएगा, Z बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपका जो करंट है वो ऐसे टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा करंट कहाँ पर है? ओमेगा रेजोनेंस पे है, 1/√LC पर 1/√LC पर आपका
ओमेगा ओमेगा की वैल्यू जब 1/√LC है तब आपका Z बहुत छोटा है, मतलब 0 ही है, और आपका करंट सबसे ज़्यादा है। उस टाइम पर हम ऐसा कहते हैं कि आपका ये जो एक्सटर्नल एजेंट है वो और हमारा जो LC सर्किट है वो इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो गई है, और जब दोनों के बीच में रेजोनेंस हो जाएगी उस टाइम पर आपका करंट सबसे ज़्यादा होगा, करंट सबसे ज़्यादा आएगा। समझ रहे इस बात को? ये एक तरह से एक्सटर्नल सोर्स है और ये हमारा LC ऑसिलेशन है। इसकी एक स्पेसिफिक ओमेगा पर सिस्टम के अंदर करंट सबसे ज्यादा आएगा। जिस स्पेसिफिक ओमेगा पर सारे के सारे सिस्टम में करंट मैक्सिमम आएगा, दैट ओमेगा इज नोन एज योर ओमेगा रेजोनेंस या फिर रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी फिलहाल इसका इतना यूज नहीं है, लेकिन आगे जाके आएगा अच्छा खासा यूज। अदरवाइज बड़ा LC सर्किट तो अक्सर बुक्स में दे भी नहीं रखा होता, मैं तो बड़ा ठीक है ऐसे मुझे लगा कि क्यों कोई चीज़ छोड़े, इसमें बता भी दिया है ना। लेकिन है ना, समझ गए होंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क आपको लगा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आप लोग है ना, बड़ा चलो इतने पढ़ेंगे आज तो। आप लोग शीट में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 कर पा रहे ना। शीट बेटा किसकी? AC की शीट की एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 निपटा लो। एक बार इतने करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, आगे का अपने पढ़ना स्टार्ट कर लिए, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट सर्किट है ना, RLC सर्किट वगैरह, वो आना बाकी है। तब तक इसको रिवाइज करो, थोड़ा सा तुम रिवाइज भी कर लोगे, फिर मेरे लिए पढ़ाना थोड़ा सा और आसान रहेगा।